नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है हमारी पहली। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है हमारा आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पढ़ते हैं और सब जानकारी प्राप्त करते हैं। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उस सब के बारे में। अब चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज हर उस पदार्थ में पाया जाता है जिसमें भार होता है। अगर किसी पदार्थ में भार है तो उसमें चार्ज भी जरूर होगा। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं चार्ज की हिस्ट्री। तो थोड़ा जानकारी लेते हैं, चार्ज होता क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, किसने किया, कौन से वैज्ञानिक ने नाम दिया, चार्ज कितने प्रकार के बताए, किसने बताए, चार्ज कहाँ से उत्पन्न होता है, सबकी डिटेल पढ़ेंगे। पहले थोड़ी डिटेल लेते हैं। बात है सन 600 ईस्वी पूर्व की। बात है सन 600, हिस्ट्री ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। 600 ईस्वी की बात है सन 600 ईस्वी पूर्व की। एक ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे, ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे, ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे थेल्स। ग्रीक देश के वैज्ञानिक थे थेल्स। जब ये थेल्स नामक वैज्ञानिक अपने घर से बाहर कहीं शहर पर गए थे, शहर पर बगल में ये एक समुद्र था। उस समुद्र का नाम, सागर का नाम था बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर के किनारे पर घूम रहे थे। बाल्टिक सागर के किनारे पर घूमते हुए उन्होंने एक पदार्थ देखा और उसको घर पे ले आए। और उस पदार्थ का नाम था अंबर। जब उस पदार्थ को घर पे लाए तो उस अंबर नामक पदार्थ को रेशम की छड़ से रगड़ा। रेशम से रगड़ा। तो उन्होंने यह प्रयोग करते हुए देखा कि जब मैंने इस अंबर नामक पदार्थ को रेशम के छड़ से रगड़ा तो उसमें कुछ छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। क्या आया कि जब अंबर नामक पदार्थ को रेशम की छड़ या कांच पदार्थ से रगड़ा तो उस अंबर नामक पदार्थ में छोटी हल्की कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आया। तो उन्होंने कहा कि ये अंबर नामक पदार्थ क्या है, आवेश है। अंबर नामक पदार्थ क्या है, आवेश नाम दिया। क्या नाम दिया, आवेश नाम दिया। तो यहाँ से स्टोरी आगे चलती है, ऐसे प्रयोग होते रहे, अन्य वैज्ञानिक रहे। लगभग बात है सन 1000 साल बाद की, सन 1600 ईस्वी की। सन 1600 ईस्वी की एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रयोग अपना किया और ये वैज्ञानिक थे गिलबर्ट। उन्होंने जब अंबर नामक पदार्थ को या दूसरा अन्य पदार्थ एवोनाइट दिया। क्या लिया, एवोनाइट। एवोनाइट मतलब आबनूस। आबनूस पदार्थ को किससे रगड़ा, कांच की छड़ से रगड़ा। किससे रगड़ा, कांच से। अब कांच से रगड़ा तो ये एवोनाइट नामक पदार्थ में भी ऐसे ही हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आया। तो इस एवोनाइट यानी आवेश नामक पदार्थ को गिलबर्ट साहब ने नाम दिया आवेश। इसी पदार्थ को किससे जाना जाता था, पहले आवेश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद प्रयोग होते रहे, सब खोज आगे बढ़ती रही। उसके पश्चात जब बात हुई आगे की, बात है सन 1752 ईस्वी की। बात है सन 1752 ईस्वी की। अमेरिका के वैज्ञानिक थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका के वैज्ञानिक थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि जब आंधी तूफान चल रहा था, आंधी आ रही थी, तूफान आ रही थी, बारिश हो रही थी, जब आकाश में उन्हें देखा कि आकाश में बिजली कड़कड़ा रही है,
मकानों पर गिर रही है, मकान ढह जाते हैं। पशु पक्षी पर गिर रही है, पशु पक्षी मर जाते हैं। पेड़ों पर गिर रही है, पेड़ कट के सूख जाते हैं, जल जाते हैं। तो उन्होंने अपना प्रयोग किया कि जब कड़कड़ाती बिजली कड़कड़ा रही थी, तब उन्होंने एक पतंग ली और उस पतंग में चालक पदार्थ लेकर उस पतंग को उड़ाया। जब वह पतंग पे चालक लगा तो चालक में एक ऐसी झंझनाहट हलचल हुई कि जैसे करंट सा महसूस होता है, वैसे ही हलचल हुई। तो उन्होंने बताया कि यह एक आसमानी बिजली है, आसमानी बिजली है। तो उन्होंने बताया कि आसमानी बिजली में भी आवेश होते हैं, आवेश एक दूसरे के घर्षित होते हैं। तो क्या होता है, वहां पर आवेश उत्पन्न होता है और वहां पर बिजली प्रवाहित होने लगती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, अपना प्रयोग पतंग पर उड़ाया। क्या किया, पतंग उड़ाई आसमान में। आसमान में क्या उड़ाई, पतंग उड़ाई, पतंग उड़ाई। उड़ाने के पश्चात चालक लगाया। क्या लगाया, चालक लगाया। तो उन्होंने प्रयोग किया इसी आधार पर। तो ये थी हमारी आविष् की हिस्ट्री, आविष् की हिस्ट्री। एक बार ये थी हमारी आविष् की हिस्ट्री। एक बार करते हैं इसको रिपीट, देखते हैं। बात है सन 600 ईस्वी पूर्व की। ग्रीस देश के एक वैज्ञानिक से थेल्स थेल्स घूम रहे थे बाल्टिक सागर के किनारे पर। बाल्टिक सागर के किनारे पर घूमते उन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ खोजा। उस अंबर नामक पदार्थ को अपने घर पर लेकर आए और घर पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। घर पर अपना प्रयोग कैसे किया, जब उस अंबर नामक पदार्थ को किसी किसी रेशम की छड़ से रगड़ा तो उस अमन नामक पदार्थ में छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ गया। तो उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह चार्य है। अमन नामक पदार्थ को किसके नाम से जाना जाता था पहले, चार्य है। उसके बाद प्रयोग हुए, अन्य वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने प्रयोग किए, अपने अपने मत दिए। तो ऐसे ही आगे बढ़े। तो उन्होंने, बात है सन 1000 साल बाद की, सन 1600 ईस्वी पूर्व की। इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने अपना एक प्रयोग किया। जब उन्होंने एवोनाइट या आवनुस की छड़ को कांच की छड़ से रगड़ा तो एवोनाइट की छड़ में छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आया। तो उन्होंने इस एवोनाइट या आवनुस पदार्थ को क्या नाम दिया, आविस के नाम से जाने लगे। अब उसके पश्चात और प्रयोग हुए। 1752 ईस्वी की बात है। अमेरिका के वैज्ञानिक थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन बैठे थे अपने घर के सामने दरवाजे पर। बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आ रहे थे और आंधी तूफानों के बीच में कुछ बिजली भी कड़कड़ाती आ रही थी। तो उन्होंने अपना प्रयोग किया, यह बिजली है। तो उन्होंने एक पतंग ली, पतंग में चालक छड़ लगाकर पतंग को उड़ाया। तो पतंग में जो चालक लगा था वो चालक को टच करते ही उसमें कुछ हलचल सी लगी, जैसे हम लाइट वगैरह पकड़ते हैं तो कुछ महसूस होता है अच्छा सा। तो इसी के आधार पर उन्होंने अपना प्रयोग किया कि यह एक प्रकार की बिजली है, एक प्रकार की बिजली है। तो यही बिजली किसके रूप में है, आवेश के रूप में बिजली प्रवाहित हो रही है। तो ये थी आवेश की हिस्ट्री। अब पढ़ेंगे आगे आवेश के बारे में, सब कुछ डिटेल प्राप्त करेंगे, यानी आवेश होता क्या है, किसने दिया, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो चलते हैं आगे, अगला टॉपिक रखते हैं। अब पूरी डिटेल पढ़ते हैं या चार्ज के बारे में। अब आवेश होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, हम कैसे महसूस करेंगे, कैसे देखेंगे। तो आवेश का पहले देखते हैं क्या होता है आवेश। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न का अनुभव करता है। तो पढ़ते हैं आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव का अनुभव कराता है।
तो ये थी आवेश की डेफिनेशन। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का अनुभव कराता है। तो ये था आवेश। अब आवेश के बारे में आगे देखते हैं। आवेश का मात्रक, आवेश की विमा, तो देखते हैं आगे। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। Q बराबर आई टी से, एम्पियर इंटू सेकंड होता है। Q बराबर आई टी से, आई इंटू टी से। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम होता है। तो ये थे आवेश के बारे में कुछ अन्य टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में एक नंबर में आती जाती है, या मात्रक आ जाए। आगे पढ़ेंगे। आवेश की विमा भी होती है। आवेश की विमा, आवेश की विमा, आवेश की विमा, आवेश की विमा होती है E इंटू टी। तो ये थे आवेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, एक नंबर में आना ही आना है इनमें से कुछ ना कुछ। आगे पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। आगे पढ़ेंगे हम आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार क्या होते हैं? आवेश के प्रकार किसने दिए थे? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश के प्रकार, उन्होंने लिए थे 3 चालाक। पहली छड़ी ली थी तो
रेशम की चार, बिल्ली की खाल, अंगा कांच। बिल्ली की खाल, अंबर कांच। तो आगे बढ़ेंगे हम आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार दिए थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो उन्होंने अपना प्रयोग किया था और प्रयोग के आधार पर बताए थे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और उनके बीच कौन कौन से बल लगते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं और क्या होता है उनके मध्य में। तो ये सब बताया था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश के प्रकार सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने अपना प्रयोग किया था कि रेशम की छड़ को रगड़ा कांच से, तब उन्होंने पाया कि जब दो छड़ हम एक दूसरे के पास में लाते हैं तो एक दूसरे से दूर बढ़ती है, एक दूसरे से क्या होती है, दूर जाती है, एक दूसरे से क्या होती है, दूर जाती है। तो उन्होंने बताया कि जब दो समान प्रकार के आवेश होंगे तो उनके मध्य में लगेगा प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ऐसे ही उन्होंने बिल्ली की खाल ली। अब बिल्ली की खाल को रगड़ा कांच से, तो उन्होंने उसको भी प्रयोग किया। तो ऐसे ही वो दोनों क्या हुई, प्रतिकर्षित हुई। क्या हुई, प्रतिकर्षित हुई। अब ऐसे ही उन्होंने अन्य छड़ ली। अब अन्य छड़ दोनों अलग अलग पदार्थ की ली। पहले क्या थी, एक जैसी छड़ थी, अब क्या है, दोनों अलग अलग पदार्थों की छड़ है। जब दोनों अलग अलग पदार्थों की छड़ होंगी तो क्या हुई, एक दूसरे के पास आई, एक दूसरे की क्या हुई, आकर्षित हुई। क्या हुई, आकर्षित हुई। तो उन्होंने जब यह प्रयोग किया तो बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। जब दो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। जब दो समान प्रकार के प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे तो उन दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। या दोनों अलग अलग होंगे तो क्या होगा, उन दोनों के मध्य आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इसी आधार पर उन्होंने बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश, धनावेश, और एक होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेश। तो ये थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश के प्रकार। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो इसी आधार पर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हम आवेश के गुण, आवेश के गुण। और आए चार आवेश के प्रकार, आवेश के गुण, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। आवेश से हमें क्या क्या प्राप्त, कैसे पता चलता है यहाँ आवेश है, आवेश के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होता है प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, हमारे में, भौतिक जगत में, आवेश के कारण सब कुछ क्या क्या होता है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। आवेश की निश्चलता, पहला पॉइंट है आवेश की निश्चलता, आवेश की निश्चलता। अब आवेश की निश्चलता होती क्या है, ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में जितनी भी वस्तु एग्जिस्ट है, मतलब जितनी भी वस्तु है उन सभी पदार्थों या वस्तुओं में आवेश निश्चित होगा ही होगा, आवेश निश्चित होगा ही होगा। और उस इस भौतिक जगत में उपस्थित सभी वस्तुओं या पदार्थों में आवेश होगा ही होगा, मतलब आवेश निश्चित होगा ही होगा। अगर किसी वस्तु में आवेश नहीं है तो वह वस्तु एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसी आधार पर यानी प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, आवेश होता ही होता है। तो निश्चित आवेश होगा प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक पदार्थ में आवेश निश्चित होगा, निश्चित होगा। इसी आधार पर सेकंड पॉइंट है
वेग परिवर्तन के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन के साथ आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तु के वेग परिवर्तन या गतिमान होने के साथ आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश वस्तु के पदार्थ वेग से आवेश वस्तु के वेग से प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। आवेश वस्तु के वेग से प्रभावित नहीं होता है। आवेश वस्तु के वेग से प्रभावित नहीं होता है। आगे वस्तु का द्रव्यमान वेग परिवर्तन के साथ बदलता है। वेग परिवर्तन के साथ बदलता है, परंतु आवेश नहीं बदलता है। आवेश नहीं बदलता है। तो ये थी हमारी आवेश के बारे में फुल जानकारी। आगे का टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो आगे पढ़ते हैं हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। इसी टॉपिक को हम कनेक्ट करेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्लास 9th में और क्लास फर्स्ट ईयर में 11th में हमने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या था कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, जैसे बोलने में, हाथ चलाने में, शरीर का तापमान मेंटेन रखने में, तो ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे से दूसरे फॉर्म में। ऐसे चार्ज क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित होता है। तो यही डेफिनेशन है आवेश संरक्षण के सिद्धांत की कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है।
तो ये था हमारा आवेश संरचना का सिद्धांत। वीडियो को रोक के डेफिनेशन वगैरह लिख लेना। तो एक बार और समझते हैं आवेश संरचना का सिद्धांत क्या होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो देखते हैं, प्रयोग करते हैं कि जब क्या होता है, सर्दियों में हमने अपने हाथों के आगे से रगड़ते हैं तो आवेश क्या होता है, एक दूसरे हथेलियों क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ऐसे ही अन्य पदार्थों में भी जब कोई पदार्थ रगड़ेंगे तो उन दोनों के मध्य क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। ऐसे ही ट्रांसफर होगा, जब एक पदार्थ में दूसरी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन या आवेश जाता है तो क्या होगा, वहां पर उसका भार या द्रव्यमान बदलेगा नहीं बदलेगा, उस टॉपिक को पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे आवेश संरचना के सिद्धांत में क्या है, हमारे पास दो पदार्थ हैं, हमारे पास क्या है, दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ, एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ हमारे पास बी है। एक पदार्थ क्या है, बी है। जब इन दोनों पदार्थों में क्या करेंगे, घर्षण करेंगे या एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे। वैसे तो आवेश प्रवाह तीन प्रकार से होता है, आवेश प्रवाह तीन प्रकार से होता है, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा और घर्षण द्वारा। तो यहाँ देखते हैं, जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर आवेश जाता है, आवेश के रूप में हमारे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, आवेश के रूप में क्या निकलते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ से आवेश निकलेगा तो आवेश के फॉर्म में क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब जिस पदार्थ यानी ए पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर प्रोटॉन रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, प्रोटॉन मतलब पी, यानी प्लस आवेश रह जाएगा, प्लस आवेश रह जाएगा। और इस पर सब पे क्या हो जाएगा, माइनस को आवेश हो जाएगा सब कुछ। तो यही है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे इसमें से प्रोटॉन इसमें से जा सकते हैं, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों ले सकती है। जैसे अब किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, क्या होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। और जिसमें पदार्थ में से प्रोटॉन निकल रहे हैं, प्रोटॉन आ रहे हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका द्रव्यमान बी का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा। अब कितना घटेगा उस फॉर्म में देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान निकलवाए, अब प्रोटॉन का इतना ही होता है, प्लस का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन को माइनस का होता है, इसमें प्लस का होता है कूलम। अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 kg। ऐसे ही न्यूट्रॉन को होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 kg। तो ये है, अगर किसी पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनमें कितना आवेश किस फॉर्म में जाएगा, कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम आवेश जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू है, इनको क्या करेंगे, लागू करेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर, देखते हैं।